मार्केट काफी दिनों से बहुत वीक लग रहा है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके पीछे के प्रोबेबल फंडामेंटल रीजंस क्या हो सकते हैं। हम कोई चार्ट वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि इकोनॉमिक एंगल से देखेंगे कि इकोनॉमी के साथ क्या डिस्पैरिटी आ गई मार्केट की, जिसके वजह से मार्केट का ये मोमेंटम बन चुका है। बट बिफोर स्टार्टिंग, टेक इट एज अ डिस्क्लोजर दैट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट एनी बाय सेल रिकमेंडेशन और एनी काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है उसको समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फिर वापस आएंगे जुलाई 2025 में टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का माइंडसेट एग्जैक्टली कैसे शेप हो रहा है। देखो, लास्ट ईयर यानी कि FY25 में हमारा इकोनॉमी बहुत खराब कर रहा था और उसके पीछे के काफी सारे रीजंस है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम कर दिया था, हीट वेव आ गए थे जिसकी वजह से लेबर मार्केट खराब हो गया। लेकिन एक बड़ा रीजन ये भी था कि हमने लिक्विडिटी टाइटनिंग ज्यादा कर ली। ये चीज को आप ध्यान से समझना क्योंकि ये चीज आपको इस वीडियो के बाहर भी काम आने वाली है। ओके, सो लिक्विडिटी टाइटनिंग मतलब सीधी सीधी बात है कि मार्केट से या फिर सिस्टम से ही पैसे को उठा के लेके चला जाना, सो दैट सिस्टम में फ्लो ऑफ मनी कम हो जाए। और आरबीआई ये डिफरेंट स्टेप्स लेके कर सकती है। फॉर एन एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखना, फिर अपने फॉरेन रिजर्व को बेच के ये इंश्योर करना कि आईएनआर का फ्लो ज्यादा ना हो इंडियन मार्केट्स में। सो उससे फिर क्या होता है कि मार्केट से जब सिस्टम से जब लिक्विडिटी कम होनी स्टार्ट होती है तो सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ कम हो जाता है। उससे फिर क्या होता है कि लोगों के हाथ में पैसा कम आता है तो इन्फ्लेशन पे उसका इफेक्ट आता है और इन्फ्लेशन कम रहता है। सो ये चीज का इफेक्ट हमने इवेंचुअली देखा भी है कि इन्फ्लेशन ग्रेजुअली फिर नीचे आ गया, राइट। और फिर गवर्नमेंट ने भी अपना एक्सपेंडिचर फिर से रिस्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप ये भी देखोगे कि जनवरी 2025 में आईआईपी का डेटा बहुत ज्यादा आया था, फरवरी में भी ज्यादा आया। और उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ कि जो Q4 ऑफ लास्ट क्वार्टर था उसका जीडीपी डेटा भी ज्यादा आया, राइट। सो दिस शोज अस कि भाई कैसे आरबीआई के स्टेप्स और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग रीस्टार्ट होने के वजह से इंडियन इकोनॉमी एकदम जो बॉटम में चली गई थी वो धीरे धीरे फिर रिकवर कर लिया। अब उसके बाद कुछ और चीजें भी होने लगे। आरबीआई ने बहुत एग्रेसिवली लिक्विडिटी इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया। आरबीआई ने रेट कट लिए, आरबीआई ने बहुत सारे बॉन्ड्स परचेज किए मार्केट से, आउटर मार्केट से। बॉन्ड परचेज करने से क्या होता है कि आरबीआई जाके अगर मार्केट से कोई स्पेसिफिक बॉन्ड को उठा लेती है, मतलब वो मार्केट में आईएनआर इंजेक्ट करती है, तभी तो वो खरीदती है ना। तो उससे क्या होता है, उससे भी फिर लिक्विडिटी फ्लो बढ़ जाती है। तो सिस्टम का जो लिक्विडिटी था, जो कि हमारा FY24 में डेफिसिट में चला गया था, वो मार्च मंथ के एंड तक, मार्च 2025 के एंड तक सरप्लस में आने लग गई अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा। और उसके बाद से लेके अभी तक ग्रेजुअली वो बढ़ता ही गया और सरप्लस ऑलमोस्ट 3.3 ट्रिलियन आईएनआर तक चला गया था। ये मैं रिसेंट जून जुलाई की बात कर रहा हूं। तो चीजें बढ़िया दिख रहे थे। एक ट्रम्प टैरिफ को छोड़ के, उसका अनसर्टेनिटी का पेन तो अलग ही था, बट उसको अगर आप छोड़ देते हो तो ओवरऑल चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ दिख रहे थे। इवन Q4 में बैंक्स ने आके ये भी बोला कि शायद उनका बैंक का बहुत पेन चल रहा था, राइट। एमएफआई में पेन चल रहा था और बाकी भी एसेट क्वालिटी में काफी सारे पेन चल रहे थे। बैंक ने Q4 में आके बोला कि यार दे हैव स्टार्टेड सीइंग द साइंस ऑफ रिकवरी। इवन कुछ कुछ पॉपुलर बैंक्स ने तो Q4 में आके डायरेक्टली ये भी बोल दिया कि दिस इज द पीक प्रोविजन दे हैव टेकन। सो विथ ऑल दीज इंप्रूविंग जीडीपी डेटा, इंप्रूविंग लिक्विडिटी और कमेंट्री ऑफ द बैंक से ये लगने लगा कि शायद जो इकोनॉमी का कोर पेन है वो बिहाइंड द कर्व चला गया और यहां से अपनी रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। फिर मार्केट भी इसी चीज को डिस्काउंट करके आगे बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आपको दिखने लगा कि Q4 के बाद मार्केट में थोड़ी रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई। FIIs जो कि फरवरी तक बेचे जा रहे थे वो भी मार्च से नेट बायर बन गए। मार्च 2025 में भी उन्होंने नेट बाइंग की, अप्रैल में किया, मई में किया, जून में किया। लेकिन जैसे ही आप जुलाई में देखते हो तो आपको दिखेगा कि ट्रिमेंडस फॉल है, ट्रिमेंडस सेलिंग है। एंड इन माय व्यू द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दैट इज बैंक्स के रिजल्ट्स अपडेट आने लग गए। आप Q1 के रिजल्ट किसी भी बैंक का उठा के देख लो, उसका एसेट क्वालिटी खराब ही हुआ है। एक आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के, आईसीआईसीआई बैंक का Q1Q जो GNPA है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे था। ऐसा भी नहीं कि इंप्रूव कर रहा था, सेम लेवल पे था। बाकी आप कोई भी बैंक को उठा के देख लो, उसका एसेट क्वालिटी खराब ही चल रहा है। और स्पेसिफिकली रिटेल सेगमेंट में आ रहा है ये जो पेन है वो। मतलब जो कोर इकोनॉमी है, वी आर ए कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, राइट। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में जो रिटेल प्लेयर्स है, मतलब जो रिटेल कंज्यूमर है, वही इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। और बैंक का पेन एग्जैक्टली आ कहां पे रखा है, रिटेल में। ये मैंने इस वीडियो में भी बताया था बाय द वे। तो इससे क्या अपने को पता चलता है, बिकॉज द बैंक्स आर कंटिन्यूअसली राइजिंग द प्रोविजंस, मतलब बैड लोन्स बहुत हो रहे हैं, लोग पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स लोगों के हाथ में पैसा है नहीं। तो शायद ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन अपना चल रहा था उससे हम पूरी तरह से बाहर
नहीं आया है, और आरबीआई भी जो ये इमेंस लिक्विडिटी इंजेक्शन कर रहा था, मे बी वो सिर्फ इन्फ्लेशन नीचे आ गया इसलिए नहीं कर रहा है, मे बी क्योंकि ग्रोथ ही रिवाइव नहीं कर रही थी. सो आरबीआई इज trying to do some kind of a thing so that the growth is revived. Maybe that is the core reason of this immense liquidity infusion rather than just the inflation which people think is the reason. So there is clearly a change in the perspective. पहले अपने को क्या लग रहा था कि क्योंकि Q4 का जीडीपी अपडेट भी अच्छा आया था तो अपने को लग रहा था कि भाई इकोनॉमी शायद यहां से अब रिवाइव करने लगेगी, लेकिन Q1 के रिजल्ट्स के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई पेन अभी भी है. और ये सिर्फ मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूं क्योंकि बैंकिंग एक इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होता है. कोई भी कंट्री अपना जीडीपी ग्रोथ कर ही नहीं सकती है बिना अपने क्रेडिट ग्रोथ किए हुए. और अगर हम हमारा सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ देखें इस क्वार्टर में भी, तो वो सिर्फ 8 और 9% के बीच में घूम रहा है, जबकि अपना जो डिफॉल्ट या फिर जो अपना रीजनेबल रेट रहता है इंडिया का जनरली, वो 13 या 14% से ग्रो करते हैं हम. तो ये जो 13 और 14% का अपना क्रेडिट ग्रोथ था वो काफी टाइम से अब 8 और 9% में चल रहा है, और अभी भी चल रहा है. क्रेडिट ग्रोथ हो नहीं रहा है डिस्पाइट डूइंग ऑल दिस लिक्विडिटी इन्फ्यूजन. तो इससे शायद अब मार्केट को थोड़ा सा ये लगने लगा है कि मे बी ग्रोथ इतना जल्दी वापस नहीं आएगा. और भी कुछ रीजंस है, जैसे अभी अभी टीसीएस ने अनाउंस किया कि वो बहुत सारे एम्प्लॉइज, ऑलमोस्ट 12,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने वाले हैं. और एक और भी न्यूज है कि टीसीएस तो नए जो एम्प्लॉइज है या फिर जो नए फ्रेशर्स है उनको हायर भी नहीं कर रही है. और टीसीएस इज नॉट द ओनली वन, देयर आर मेनी आईटी कंपनीज हु आर नॉट डूइंग दैट. अगर आप आईटी के रिजल्ट देखते हो तो वो भी सिर्फ 1 और 2% से भी ग्रो कर रहा है. आई थिंक इन्फी वाज द ओनली वन जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शन था, आई थिंक 7-8% से ग्रो कर लिया था. बट टीसीएस देखते हो अगर आप, या फिर कोई बड़ा आईटी प्लेयर देखते हो, तो वो सिर्फ 1-2% से ही ग्रो कर रहा है. तो आईटी में ग्रोथ है नहीं. एआई जो है वो आईटी को इंपैक्ट कर रहा है. फिर आईटी कंपनीज जो इंजीनियर्स है उनको हायर नहीं कर रही है, और उसके वजह से क्या होगा कि जो रियल एस्टेट का ग्रोथ है, जो हमारे सिटीज का रियल एस्टेट का ग्रोथ है, उसमें भी इंपैक्ट आएगा. क्योंकि सिटीज के फ्लैट्स या फिर रियल एस्टेट, वो उनके मेजर बायर्स आईटी एम्प्लॉइज ही होते हैं. और इससे फिर एक और डोमिनो इफेक्ट आ रहा है कि भाई अगर फ्लैट का बिक्री कम हो जाएगा, फ्लैट डेवलपमेंट कम हो जाएगा, तो उससे जीडीपी पे और इंपैक्ट आएगा. क्योंकि रियल एस्टेट जो डेवलपमेंट होता है वहां पे क्या होता है कि हर चीज बिकता है भाई, पेंट से लेके, सीमेंट से लेके, रॉड से लेके, विंडोज से लेके, क्या नहीं बिकता है यार. आप फिर होम डेकोर करते हो, तो होम डेवलपमेंट या फिर रियल एस्टेट डेवलपमेंट अपने जीडीपी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है. तो ड्यू टू दोज ले ऑफ्स मे बी द रियल एस्टेट साइकिल, जो कि हमें लग रहा था कि अभी रिवाइव करेगा आफ्टर मेनी ईयर्स, रिवाइवल स्टार्ट भी हो चुका था लास्ट 2-3 सालों से, तो अच्छा ही कर रहा था रियल एस्टेट सेक्टर. सो वो ग्रोथ रियल एस्टेट का शायद अब थोड़ा स्लो डाउन की तरफ भी जा सकता है, ऐसा लगने लगा है. मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मार्केट अभी भी थोड़ा सा वीक दिख रहा है. और आई थिंक कुछ शॉर्ट टर्म रीजंस भी है, जैसे कि अपना ट्रेड डील को लेकर सर्टेनिटी अभी भी नहीं बनी है. अभी तक क्या चल रहा था कि यार जो मेजर इकोनॉमीज है, जो ईयू हो गया या जापान हो गया, वो लोग भी उतने कीन नहीं दिख रहे थे ट्रेड डील्स को लेके. लेकिन रिसेंटली बोथ ईयू एंड जापान, दे हैव स्ट्राइक द डील विथ यूएस. सो नाउ प्रोबब्ली देयर इज अ प्रेशर ऑन इंडिया एज वेल, यार अब तो डील करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम फिर पीछे छूट जाएंगे. सो ये भी एक शॉर्ट टर्म रीजन हो सकता है कि भाई मार्केट वीक दिख रहा है. एनीवेज, तो क्या लग रहा है यहां से अपने को क्या बेयरिश हो जाने चाहिए? वेल, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें Q1 का डेटा देख के फ्यूचर के लिए बेयरिश या बुलिश नहीं होने. यार इन्वेस्टिंग फॉरवर्ड लुकिंग चीज होती है. आप जब कोई गाड़ी चलाते हो तो आप आगे की तरफ देखते हो. आपको ये इवेल्युएट करना है कि जो Q2 का रिजल्ट आएगा या फिर जो Q2 का इकोनॉमिक आउटलुक बनेगा वो कैसा है, उसके हिसाब से फिर आज डिस्काउंट करोगे आप, ना कि पीछे क्या चीज था नहीं था उसके हिसाब से. एनीवे, तो मेरे हिसाब से अभी एट दिस मोमेंट तो एक मार्केट आउटलुक देना मुश्किल है. मे बी अगस्त का जो मैक्रो एंड मार्केट व्यू का वीडियो आएगा उससे मैं दूंगा, क्योंकि तब तक बहुत सारे डेटा होगा जो कि बाहर आ चुका होगा और उसके हिसाब से हम व्यूज बना सकते हैं. बट इवन एट दिस पॉइंट आई सी 3 पॉजिटिव डेवलपमेंट एज वेल. पहला तो ये है कि जो अपना सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ अच्छा खासा आया है. अभी कुछ एक सीमेंट कंपनीज के रिजल्ट्स आए, जिसका आप रेवेन्यू पकड़ लो या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो दोनों ही अच्छे आए. और सीमेंट एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है बिकॉज दिस शोज यू कि भाई कंट्री में जो रियल एस्टेट का डेवलपमेंट है वो कैसा चल रहा है. अगर अब रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगा तो अगेन वही चीज चलेगा कि भाई हर एक चीज बिकेगा और जीडीपी का ग्रोथ बेटर होगा. सो सीमेंट या फिर इंफ्रा का ग्रोथ देखना आपको बहुत जरूरी है. तो सीमेंट का डेटा काफी पॉजिटिव था. फिर जो आईआईपी का डेटा आया था आई थिंक मई महीने का, जून महीने का, वो काफी पॉजिटिव था. पीएमआई का डेटा पॉजिटिव था. देन
एक और पॉइंट ये भी है कि यार लिक्विडिटी एकदम ही अचानक से अपना इंपैक्ट दिखाना स्टार्ट नहीं करती है। तो अगर हम लिक्विडिटी सरप्लस में गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 ऑफ FY26, तो मे बी ये एक क्वार्टर लगा सकता है या फिर मोर देन एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर लगा सकता है कि उसकी कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट अपने को ग्राउंड में दिखे। तो ये वो 3 पॉइंट है जो मेरे नेगेटिव वाले पॉइंट्स के अगेंस्ट जाके थोड़े पॉजिटिव व्यू भी देता है। बाकी इसका एक कंसोलिडेटेड व्यू तो हम अगस्त मंथ का जो मैक्रो मार्केट व्यू का वीडियो आएगा उसमें ही देंगे। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसे चेंज हो रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको इवेंचुअली चार्ट्स में भी दिख रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इकोनॉमिक टॉक्स के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।